नमस्कार साथियों, आज जिस महापुरुष और जिस क्रांतिवीर और जिस माटी के लाल के बारे में बात होनी है और जिसके बारे में पूरा परिचय देना है, उसका नाम लेने से पहले ही रोए खड़े हो जाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह। पूरा कुछ काकुरी डकैती, टाडरसन की मृत्यु, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की दोस्ती, वो फांसी, वो फंदा, वो चूमना, दुल्हन की तरह उसको निहारना, माँ के माथे की तरह उसे चूमना, सब कुछ याद आ जाता है। वो तीन दोस्त की अमर कहानी। ये बहुत शानदार वीडियो है मेरे भाई। इस वीडियो को मेरा हर एक बच्चा आखिरी तक देखे, मेरा हर एक देशवासी आखिरी तक देखे। इस वीडियो में बहुत कुछ है जो जानने योग्य है तुम्हारे, और जानना चाहिए शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। वो भगत जो बचपन से ही स्वतंत्रता का दीवाना था, दुल्हन के रूप में उसने स्वतंत्रता को स्वीकार कर रखा था। वो भगत जिस समय, ये वो डेट है जिस दिन पूरा भारत रोया था। लाहौर का सेंट्रल जेल, दिनांक 23 मार्च 1931। लाहौर का उस सेंट्रल जेल ने इससे पहले बहुत सारी फांसियां दी थी, मगर इस फांसी ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। इस फांसी ने भारत के पूरे इस देश के प्रत्येक नागरिक के आंख में आंसू ला दिया। पूरा सेंट्रल जेल शांत हो चुका था। ब्रिटानिया हुकूमत का वो खतरनाक खेल समाप्त हो चुका था। भारत की आजादी में इन तीन महापुरुषों, महावीरों को कभी नहीं भूला जा सकता। लाहौर का वो दिन 23 मार्च 1931 कभी भूला नहीं जा सकता। इतिहास में आजीवन इसको याद रखा जाएगा। 23 मार्च 1931 का ये दिन, जिस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी होनी थी, उससे पहले इसको भी समझ लेना जरूरी है कि भगत सिंह का शुरुआत कहां से हुई। भगत सिंह ने इसकी पटकथा कहां शुरू की। 12 साल पहले आपको आना होगा उसको समझने से पहले। इस डेट को समझने से पहले 12 साल पहले जाइए, और 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का दिन। सिख समुदाय में एक पर्व है बैसाखी, जो बड़े उत्सुक और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उस दिन भगत सिंह के घर से 44 किलोमीटर दूर जनरल डायर ने जलियांवाला कांड किया। जलिया बाग, भारत का प्रत्येक वो नागरिक जो भारत में है वो जलियांवाला कांड जरूर जानता है, जिसमें निहत्थे क्रांतिकारियों पर, निहत्थे आंदोलनकारियों पर जनरल डायर जैसे क्रूर जनरल ने निहत्थों पे गोली चलवाई। उस बाग की दीवारें, उस बाग के कुएं खून से पड़ चुके थे। और जब भगत सिंह को इसका पता चला तो भगत सिंह, अपने बच्चा था वो बहुत, अपने घर से 44 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग हो गए। और जलियांवाला बाग जाने के बाद उन्होंने वहां से जो गीली मिट्टी, जो भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के खून से लथपथ थी, उस मिट्टी को उन्होंने एक कांच के डिब्बे में भरा और वापस वहां से वो चले। उस दिन वो भगत वहां से चला नहीं था। उस दिन वहां से चलकर जब वो घर आया तो वो अब किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था। वो एक तूफान था जो बड़े पैमाने पर भारत की आजादी में अपना बड़ा सहयोग देने जा रहा था। भगत सिंह जब वहां से चले तो उनकी मुलाकात शुरुआत में 30 अक्टूबर 1928 को फिर एक कांड के साथ हुई। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर कई नॉन स्टॉप डंडे मारे गए उनके सर पर, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इससे खिन्न होकर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाहौर कोतवाली को पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया, और वहां कोतवाली के जो कोतवाल थे, जिनका नाम टाडरसन था, उनको गोली मार दी। टाडरसन को गोली मारने के बाद भारत में ब्रिटानिया हुकूमत थी, इसके पूरे चूल्हे हिल गए, पूरे डिस्टर्ब हो गए पूरी तरीके से। बहुत बेहतर तरीके से पटकथा तैयार की गई। उसके बाद गोली मारी गई। गोली मारने के बाद ये लोग अलग अलग रास्ते से फिर निकले, और निकलने के बाद ये लोग ने कहा कि अब इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। आगरा अधिवेशन बुलाया गया। आगरा अधिवेशन जब बुलाया गया तो आगरा अधिवेशन में, ये गुप्त अधिवेशन था जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया।
जिसमें सुखदेव थे, राजगुरु थे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सभी ने इसमें भाग लिया। और भाग लेने के बाद यह स्पष्ट किया कि इस बहरी ब्रिटानिया सरकार को अगर कुछ सुनाना है, इसके कान के पर्दे खोलने हैं, तो इसके लिए इनको असेंबली में, जहां पूरा ब्रिटानिया हुकूमत के सारे बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, जहां से सरकार तक बात पहुंच सकती है, इनके बीच में हमको बम दगाना होगा। और बम को वहां दगाना होगा जहां से किसी को भी कोई आहत होने की संभावना ना हो, किसी को इंजर्ड होने कोई जख्म ना आए। दिन आ गया था, वो बड़ा दिन, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में वो बम मारा गया। बम मारने के बाद भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, राजगुरु और सुखदेव चाहते तो भाग सकते थे, कोई भागा नहीं। अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दिया। अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो बड़ी खुश हो रही थी अंग्रेजों की। उसको ये लग रहा था कि जिसको पकड़ने के लिए हमने चप्पे चप्पे पुलिस बैठा के रखा है, वो खुद ही आज जाल में फंस गया है। उसको ये पता ही नहीं था कि शेर पिंजड़े में जा नहीं रहा था, बल्कि पिंजड़ा शेर ने खुद खोला था जाने के लिए। इस बात को भगत सिंह अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। भारत के प्रत्येक क्रांतिकारी युवाओं में, भारत के जनमानस में उनको पता था, वो पढ़े लिखे थे, 500 किताबों ज्ञाता भगत को पता था कि अपने विचारों को समझाने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए मुझको जाना पड़ेगा जेल। तीनों दोस्तों के साथ वो जेल पहुंचे। जेल पहुंचने के बाद ब्रिटिश सरकार की उस जेल को उन्होंने जैसा चाहा वैसा चलाया। भूख हड़ताल पे रहे। कहा जाता है कि भूख हड़ताल जब उनकी बढ़ी और ब्रिटिश सरकार को लगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके पैरों को पकड़ के, उनको हाथों पकड़ के, उनको मुंह को खोलकर उनके मुंह में अन्न पाइप के द्वारा डाला जाता था। मगर क्रांतिकारी उस अन्न को न खाएं, इसलिए वो जीती मक्खी निगल लिया करते थे ताकि उल्टी हो जाए और पूरा अनाज बाहर आ जाए। आखिरी में ब्रिटिश सरकार को उनकी सारी मांगे पूरी करनी पड़ी। ब्रिटिश सरकार की पूरी मांगे हो जाने के बावजूद भी भगत सिंह नहीं माने। भगत सिंह के बारे में कोर्ट में चल रहे केस में एक गवाह तैयार किया जाता है। गवाह से पूछता, गवाह भी इन्हीं के बीच का रहता है भगत सिंह के, मगर वो ब्रिटिश सरकार के पल्ले में आ जाता है किसी तरीके से। तो पूछा जाता है उससे कि तुम बताओ कि क्या भगत सिंह ने क्या क्या किया है। तो भगत मुस्कुराते हैं और भगत सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे बम तक बनाना नहीं आता वो मेरे दोस्तों में कैसे हो सकता है। इससे आवेशित होकर वो जो गवाह था उसने पूरे न्यायालय के सामने बम बनाने की एक एक विधि पूरी बताकर रख दी। और जैसे पूरी विधि बताकर रखी, जितने प्रेस रिपोर्टर वहां मौजूद थे सब ने बम बनाने का पूरा तरीका छाप दिया दूसरे दिन पेपर में। और जैसे छापा, भारत का प्रत्येक नागरिक अब बम बनाने की कला जानने लगा था। भगत के विचार वहां तक जाते हैं। एटलीस्ट साइडरसन वाला वो फाइल खोली गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का प्रावधान रखा गया। लाहौर के सेंट्रल जेल में, जिस जेल से कैदी छूटने के लिए तैयार होते हैं, भागने के लिए दीवार तोड़ते हैं, उस जेल की दीवार को तोड़ा गया, रात में तोड़ा गया, ताकि भगत सिंह को जेल के मेन गेट से निकाल के दीवार के रास्ते से निकाल के फांसी दी जा सके। पूरे जेल के चारों तरफ केवल आदमी ही आदमी थे। भगत सिंह की मां फांसी से कुछ दिन पहले मिलने आई। भगत सिंह ने बड़े मार्मिक होकर अपनी मां से कहा, उनके माथे को चूमते हुए, हे मां, तेरे इस बेटे का ये जीवन जो था वो इस धरती मां को अर्पित था। हुआ करना कि अगली बार मैं जन्म लूं तो तेरे पल्लू को पकड़कर पूरे जीवन तेरे साथ रहूं। इसको कह के भगत चले जाते हैं। मां चली जाती है और भगत जाते जाते फिर एक बात बोलते हैं कि मां, जब फांसी हो जाए मुझको तो तुम लेने मुझे मत आना, क्योंकि तुम रो दोगी और रोकर जब रोगी
तो क्रांतिकारियों में सबको ये लगेगा भगत की मां भगत सिंह को लेते समय रो दी उसके निधन पर, तो भाई को भेजना, तुम बताना। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी। अंग्रेजों में इतना डर ज्यादा व्याप्त हो चुका था कि 11 घंटे पहले, एक दिन पहले, आज तक के इतिहास में यह भारत में पहली बार हुआ था, विश्व में भी शायद पहली बार हुआ होगा, किसी क्रांतिकारी से डरकर कोई एक ब्रिटिश हुकूमत जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वो इतना डर चुके थे कि फांसी के 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को शाम को फांसी देने का प्रावधान रख दिया गया। इतने डरे हुए थे। भगत सिंह को लेने जब जेलर पहुंचा तो भगत सिंह ने कहा कि बताएं, तो भगत सिंह से उसने कहा कि 11 घंटे पहले फांसी कर दी जा रही है। तो भगत सिंह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं लेनिन को पढ़ रहा हूं, एक क्रांतिकारी से मिल रहा है, आखिरी पन्ना बचा हुआ है, यदि आप कहें तो मैं पढ़ दूं। भगत सिंह ने उस अध्याय को पूरा किया। अब जेल के रास्तों से गुजरते हुए वो फांसी के फंदे की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारे में विलीन हो गया। लाहौर की सेंट्रल जेल की नींव हिल गई। ये नारा इतना बुलंद था कि नारे ने बाहर का भी रूप धारण किया। भारत के प्रत्येक क्रांतिकारी को ये पता चल चुका था कि फांसी पहले दी जा रही है। इस 23 साल के लड़के ने बहुत कम समय में मृत्यु के उस काल को अपना दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। तीनों जब ये फांसी के फंदे के पास पहुंचे तो जेलर ने पूछा तुम्हारी आखिरी क्या ख्वाहिश है? तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी बेड़ियां खोल दी जाएं, हथकड़ियां खोल दी जाएं ताकि हम अपने दोस्तों से मिल सकें। तीनों दोस्त सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह गले मिले। गले मिलने के बाद तीनों ने फांसी को फंदे को ऐसे निहारा जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा से मिल रहा हो। उस फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे कोई लड़का अपने मां के माथे को चूम रहा हो। उसके बाद तीनों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। जल्लाद के हाथ कांप गए फांसी देते समय। फांसी हो जाने के बाद लाहौर की सेंट्रल जेल इतनी शांत हो गई जैसे किसी युवती का सिंदूर छीन लिया गया हो और वो विधवा हो गई। भगत सिंह का ये अवतार, भगत सिंह का ये प्रेम भारत के प्रति आजीवन याद रहेगा। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे जब भारत की बात होगी शहीद आजम भगत सिंह को याद करेगा। इसी के साथ जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।